चलो शुरू करते हैं। और इंग्लिश में इसमें जो अनुसूचियां हैं हमारी, वो ऐसे याद रखना, वही जो मैंने बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीपल। अगर पेपर में भी अनुसूची आ जाती है और आपको लगे कि भाई ये तो इन्होंने शेड्यूल पूछ लिए और हमें नहीं पता तीसरे शेड्यूल में क्या हो, तो वो लिखना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीपल लिख के, और उसे देखना कि तीसरे पे कौन सा आ रहा है ना। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि टीयर्स ऑफ ओल्ड ओल्ड। तो इसमें कैसे करना है, टेरिटरीज हो जाएगी पहले में, टेरिटरीज यानी क्षेत्र, क्षेत्राधिकारी सब। इमोल्यूमेंट सेकंड में है, इमोल्यूमेंट, इमोल्यूमेंट मतलब भत्ता, पैसे, मतलब सैलरी वगैरह, ठीक है। और थर्ड में है अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब शपथ, है ना, शपथ। इसमें ये सैलरी वगैरह लिख लो, भत्ता, या शुद्ध हिंदी में भत्ता ही कहते हैं उसे, सैलरी आ गई, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा, आर फॉर राज्यसभा। तो चौथे में क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में सीट का आवंटन कैसे होना है। पांचवे में ऑफ के लिए क्या लिखा हुआ है, पांचवे में लिखा हुआ है, पांचवे में क्या है, अदर, पांचवे में, हाँ हाँ हाँ, अदर ट्राइबल एरिया, अदर ट्राइबल एरिया। टीयर्स में एस, मैं वही तो भूल गई, एस तो चला ही गया, एस में फिफ्थ में एस, एस फोर है शेड्यूल एरिया, यानी कि शेड्यूल एरिया यानी कि जाति, जनजाति एरिया, है ना, शेड्यूल एरिया। और जब सिक्स में आएंगे यानी कि ऑफ, ये आएगा अदर ट्राइब्स। अदर ट्राइब मतलब जो अन्य जनजातियां है ना, अन्य जनजातियां हैं, तो इसमें ऑफ और अदर ट्राइब आ जाएगा। ये हो गया। अब सेवन देखो, सेवन में क्या है, इसको याद रखना, एफ फोर फेडरल, हाँ, यूनियन लिस्ट, फेडरल लिस्ट। तो एफ फोर फेडरल से याद रखना, संघ सूची, है ना, जो सूचियां है, लिस्ट है, वो इसमें दी गई है। अब ये हो गया, टीयर्स ऑफ तक हमने कर लिया। अब ओल्ड पीएम की बारी आ रही है। अब ओल्ड लिखेंगे, ओ एल डी, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, सेवन हो गया, एट में क्या लिखा है, तो टीयर्स ऑफ हो गया ना, ओल्ड पीएम। तो ओ से क्या है, तो ये लैंग्वेजेस है, क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर एल से नाइन में क्या लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स, है ना, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। और डी फोर क्या आ जाएगा, दसवें में, डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब जो दल बदली करते हैं उनको पद से हटाना, उसे कहते हैं डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये दसवें में है। अब क्या बचा, पीएम, पीएम, पी फोर पंचायत, और एम फोर म्यूनिसिपैलिटी। तो 12 हमारे हो गए, देखो 10वें तक डिफेक्शन हो गया, 11 में क्या है पंचायत, 12 में क्या है म्यूनिसिपैलिटी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक है, कि आप अगर पेपर में भी भूल जा रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी वहां पे लिख के और याद कर लो कि टी फोर क्या है, या पहले में क्या है, दूसरे में क्या है। लेकिन जो आज हम करेंगे संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें हम ये यहाँ पे विस्तृत तौर पे करेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक तो वहां पर है। और अब हम इसे करेंगे कि आखिर में लिखा क्या हुआ है शेड्यूल में, और शेड्यूल होते क्या है। तो शेड्यूल जो है बेसिकली लिस्ट होती है, जैसे जो भी कोई भी किताब होती है उसमें कोई लिस्ट बना दी जाती है। कैटलॉग शुरू में आपको दिखता है ना, कि इस चैप्टर में, इस बुक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो कैटलॉग में दिखा दिया जाता है, लिस्ट में सब कुछ शेड्यूल करके, कि इसमें इतना हम पढ़ेंगे, इस यूनिट में इतना पढ़ेंगे। तो ऐसे समझ लो कि ये संविधान में जो यूनिट होती है ना, ये यूनिट की तरह है, कि किस यूनिट में आप कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो मूल रूप से जो है शेड्यूल कितने थे, 8 शेड्यूल थे, यानी कि अनुसूचियां कितनी थी, बस 8 थी। लेकिन वर्तमान में अब ये कितनी हो गई है, 12 हो गई है। 12 इसलिए हो गई है क्योंकि तीन जो है इसमें 8 के बाद 4 जो है, 4 बाद में ऐड की गई, और वो 4 जो ऐड की गई थी वो संशोधन के द्वारा ऐड की गए थे शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पहली अनुसूची पढ़ेंगे, तो हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो टी फोर हमने पढ़ा है यूनियन टेरिटरीज, है ना, यूटीज या टेरिटरीज। तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
पहले शेड्यूल में राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, यानी कि स्टेट और उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी कि उनका टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो टी फॉर टेरिटरी, आपको टी फॉर टेरिटरी से ही ये चीज याद रखनी है, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि राज्य और उनका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, न्यायिक क्षेत्राधिकार, और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची अगर आप देखेंगे तो टी हो गया, टी के बाद ई ए आर यहाँ तक रखते हैं, एस तक रखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ तक हम रखेंगे और उसी हिसाब से हम याद रखेंगे। तो दूसरी पे क्या आ रहा है, ई फॉर इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है, किसका, राष्ट्रपति का और इन सब का। देखो अब मैं बताऊंगी आपको कि दूसरी अनुसूची में क्या लिखा है। दूसरी अनुसूची में इमोल्यूमेंट लिखे हैं। इमोल्यूमेंट का मतलब है परिलब्धियां या फिर भत्ते। भत्ते मतलब वेतन। अब किसके वेतन, किस किस के वेतन है, हाँ, जो जो भी हमारे वो हैं ऑफिसर्स, जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, उन सब के भत्ते। अब किस किस के भत्ते इसमें लिखे गए हैं, इसके याद रखना आप, राष्ट्रपति का, राज्य के जितने राज्यपाल है उनके, ठीक है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हो गए, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, और उसके अलावा और किसके स्पीकर हो गए, राज्यों के भी तो स्पीकर हैं, है ना, जो राज्यों के स्पीकर है उनकी भी सैलरी, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। और जो राज्यों की विधान परिषद है उनके अध्यक्षों की भी सैलरी यहीं से आएगी। और उसके अलावा और किस किस की है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी, ठीक है। और क्या है इसमें, सीएजी जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारा, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, इसकी भी सैलरी यहीं से आएगी। और इसमें मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं, आपसे ये भी पूछा गया है कि दूसरे शेड्यूल में कि इनमें से किसकी सैलरी नहीं लिखी हुई है। तो अगर आपको ये पता है ना शॉर्ट में कि बस राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, राज्य के स्पीकर, राज्यसभा, विधान परिषद के अध्यक्ष और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी जो है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और यूपीएससी के चेयरमैन वगैरह, बस इनकी जो सैलरी है, सिर्फ इनकी ही सैलरी इसमें लिखी हुई है, बाकी किसी की नहीं लिखी है। और क्या प्रोविजन है कि इनकी सैलरी कहाँ से जाएगी, इनकी चार्ज होती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो सीएफआई फंड है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, यहीं से इनकी सैलरी दी जाती है, मतलब इनसे निकलती है। और इनकी सैलरी के बारे में एक और बात याद रखना कि ये वोटेड नहीं होती, वोटेड नहीं होती। मतलब कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से अगर आप कोई कोई मनी निकाल रहे हैं किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी चीज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यूजुअली क्या वो है उसका रूल कि उसकी वोटिंग होती है संसद में, पार्लियामेंट में उसमें वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद दिया जाना चाहिए पैसा, नहीं दिया जाना चाहिए, इस पे विचार होता है। लेकिन इनकी सैलरी से संबंधित वोट नहीं हो सकती। वोट मतलब कि बिना वोट के ही इनकी सैलरी दी जाएगी, ये प्रावधान इसमें दूसरे अनुसूची में यानी कि दूसरे शेड्यूल में लिखा हुआ है कि आप इनकी वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग का मतलब है कि पैसा निकालने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इनकी सैलरी दी जानी है तो मतलब दी जानी है। तो ये सब आपको याद रखना है कि दूसरी में हमने क्या किया, इमोल्यूमेंट यानी कि सैलरी। अब तीसरी अनुसूची क्या कहती है, तीसरी अनुसूची कहती है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या हुआ, शपथ। तो इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबकी शपथ लिखी हुई है। शपथ मतलब राष्ट्रपति की शपथ, स्पीकर की शपथ और सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ। मतलब ये जो शपथ कौन कौन सी किस तरह की शपथ लेंगे, वो सब शपथ जो है किसमें मेंशन है, तीसरी अनुसूची में, यानी कि थर्ड शेड्यूल में ये सारी शपथ जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट आता है फोर्थ यानी कि चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची किस बारे में बात करती है, ये बात करती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो आप अपने फोर्थ शेड्यूल में एक नजर डालिए, वहां पे आर लिखा हुआ है, आर फॉर राज्यसभा। तो फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीट होंगी, यानी कि किस स्टेट से कितने उसमें एमपी पहुंचेंगे, उसके आवंटन
सीट अलोकेशन किस किस तरह से है। तो राज्यसभा में सीट का जो अलोकेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही वो डिवाइडेड और मल्टीप्लाई करके वो उसमें भेजते हैं राज्यसभा में। और इसमें याद रखिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली और केवल पौंडीचेरी जो है इसके ही राज्यसभा के सदस्य हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को आप पुद्दुचेरी भी कहते हैं, लेकिन हम पौंडीचेरी लिखेंगे, ठीक है, उसे पहले पौंडीचेरी कहते थे, पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी तो सुना होगा, एक पौंडीचेरी चेन्नई के पास एक जगह है और ये फ्रेंच की कॉलोनी रही है, फ्रेंच रहते थे पहले यहाँ पे, फिर फ्रेंच हमें ये देकर चले गए थे, सौंप कर चले गए थे इंडियन गवर्नमेंट को कि हम यहाँ से खाली कर रहे हैं। तो दिल्ली और पौंडीचेरी जो है यहाँ की भी क्योंकि पॉपुलेशन है तो यहाँ की भी इनकी सीट रिजर्व है। तो दिल्ली के राज्यसभा में 2 मेंबर है और पौंडीचेरी का एक, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो चौथे शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, आर फॉर राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में किस हिसाब से किस राज्य से कितने सदस्य पहुंचेंगे। ये तो आपने देख भी लिया होगा, अभी हाल ही में चुनाव भी हो रहे हैं, जैसे जो सीट वैकेट हो जाती है और या जिनका टेन्योर कम खत्म हो जाता है वो री इलेक्ट होते हैं। जैसे अभी सोनिया गांधी राजस्थान राज्य से फिर से वहां पे री इलेक्ट हुई है। तो इस तरह से ये याद रखना कोर्ट में। पांचवी अनुसूची यानी कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस। एस फॉर होता है शेड्यूल, तो ये है शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज मतलब अनुसूचित जाति और जनजातियां। तो पांचवें शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि कुछ जो है हमारे यहाँ पे, क्योंकि भारत जो है जनजातियों का देश है, आपने देखा होगा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इवन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और या चाहे आप राजस्थान चले जाओ, ये तो आता नहीं है उसमें, ये तो स्टेट में आता है। लेकिन जहां पर जनजातियां हैं यानी कि जो हमसे अलग है, जो जनजातियां वहां पर रह रही हैं, उनके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं पांचवी अनुसूची में। मतलब उनको ये भी है कि वो अपने एरिया में उनको फॉरेस्ट से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो उनपे फॉरेस्ट के रूल अप्लाई नहीं होंगे, या फिर अगर उनके यहाँ पे कोई माइनिंग है यानी कि खदानें हैं तो वहां से वो रेड होल माइनिंग कर सकते हैं। रेड होल माइनिंग आपने सुनी होगी, जो खुदाई करके निकालते हैं ना, तो इस तरह से वो चीजें उन्होंने कुछ कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं कि वो जंगल में से अगर कोई प्रोड्यूस लेते हैं तो उनपे फॉरेस्ट राइट अप्लाई नहीं होते। यानी फॉरेस्ट की जो रूल है ना कि जंगल में से कोई चीज लकड़ियां नहीं काट सकते या कुछ नहीं ले सकते, तो उन्हें थोड़ी छूट दे रखी है कि लकड़ियां अपने उसके जीवन यापन के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं, कमर्शियली नहीं, बेचने के लिए नहीं, अपने खाने पकाने के लिए चीजें ले रहे हैं तो ले सकते हैं। और वहां पे माइन जो है उनके लिए भी, जैसे कोयले की खदान है उड़ीसा झारखंड में, तो उनको कुछ कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं कि वो अपनी कंजप्शन के लिए वहां से वो चीजें ले सकते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, पांचवें शेड्यूल में। तो एस फॉर शेड्यूल एरिया। अब टीयर्स के बाद टीयर्स हो गया, अब टीयर्स के बाद है ओफ, फिर है ओ एल डी ओल्ड, और फिर है पीएम। तो अब हम चलेंगे पांचवे के बाद से किस पर, टीयर्स हो गया छठा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो छठे शेड्यूल में अगर हम देखेंगे तो छठे शेड्यूल में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है अदर ट्राइबल एरिया, अदर ट्राइबल एरिया, इंग्लिश में लिखा है अदर ट्राइबल एरिया, और फॉर अदर ट्राइबल एरिया। तो अब इसको कैसे याद रखना है, आपको ये राज्य याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य जो हैं इनको और ज्यादा स्पेशल राइट मिले हुए हैं, यानी कि इसमें ये भी कहा गया है इन कुछ राज्यों में जो है इनर लाइन परमिट है, सुना है आपने, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट के अगर आपको वहां पे जाके घूमना भी है ना तो आपको वहां से एक पास बनवाना पड़ेगा इन एरिया में। इनर लाइन परमिट उसे कहते हैं कि इन जनजातीय एरिया में आपको अगर जाना भी है तो एक परमिट होता है वो बनवाना पड़ता है। इवन टूरिस्ट के लिए भी ये नियम है वहां पे। और वहां पे आप जमीन खरीद कर नहीं रह सकते, मतलब अगर आप वहां पे जाके बसना चाहें मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में,
तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो जनजातियां हैं वो बहुत ज्यादा शाय है और बहुत ज्यादा उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनकी यूनिकनेस जो है कल्चर की, उसको प्रिजर्व करने के लिए इनके लिए स्पेशल जो प्रोविजन या प्रावधान बनाए गए हैं वो 6वीं अनुसूची में बनाए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के लिए जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें स्पेशल प्रोविजन उनके लिए बनाए गए हैं। तो अदर ट्राइबल एरिया अब हमारा हो गया। अब आते हैं हम अपने 7th शेड्यूल पे, जिसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ 7 का मतलब फेडरल लिस्ट। तो अब इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 और उसमें लिस्ट वगैरह बताई गई थी। फेडरल लिस्ट आई थी। बेसिकली फेडरल लिस्ट का मतलब है कि 3 तरह की लिस्ट है, याद रखना। स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची में 98 विषय हैं, यानी 98 सब्जेक्ट हैं। इन पर केवल संघ ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि सिर्फ पीएम मोदी ही इन वाले ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर लॉ बना सकते हैं, योगी जी नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे समझो। यानी कि सेंटर में कौन है, प्रधानमंत्री। यानी कि इन 98 विषयों पे जो नियम बनेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं बना सकते। लेकिन जो राज्य सूची है, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 59। तो इन 59 सब्जेक्ट पे योगी आदित्यनाथ लॉ बना सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो बना सकते हैं लेकिन नहीं बना सकते, है ना। मतलब विषय अब मैं तुमको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पुलिस और जेल, ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट के अंडर आता है ना। तो अगर पुलिस से संबंधित कोई लॉ बनाना होगा तो वही योगी आदित्यनाथ बनाएंगे हमारे स्टेट के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। हाँ, और अगर जेल से संबंधित बनाना होगा तो भी वही बनाएंगे कि भाई तिहाड़ जेल में इतनी बिल्डिंग और बनानी है, या फिर इतने जेल और बनाने हैं वहां पर, या वहां पर खाना टाइम पे नहीं पहुंच रहा उससे संबंधित लॉ कैसे बनाएंगे, या वहां पर कस्टोडियल डेथ ज्यादा हो रही है उसको लेकर कैसे लॉ बनाएंगे। तो क्योंकि जेल और पुलिस किसके सब्जेक्ट है, इनका सब्जेक्ट है, तो ये बनाएंगे उस पर लॉ। ठीक है। लेकिन जो और सब्जेक्ट है जैसे कि आर्मी से संबंधित, डिफेंस से संबंधित, उस पे हम लॉ नहीं बना सकते, यानी योगी आदित्यनाथ नहीं बना सकते। उस पे कौन बनाएगा, प्रधानमंत्री बैठे हैं बनाने के लिए। कि जैसे आपने सुना था वो था सीडीएस का ऑफिस, चीफ डिफेंस स्टाफ जो बना था, जनरल बिपिन रावत जिसके पहले वो बने थे चीफ, सीडीएस का ऑफिस आया था, सुना था आपने। सीडीएस का ऑफिस तो सुना होगा। मतलब तीनों आर्मी का एक चीफ, तीनों जो फोर्सेस हैं हमारी सेनाएं हैं उनका एक ऊपर चीफ बनाया जाएगा। कौन, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो वो कौन होगा, जो भी आर्मी का जनरल रहा होगा रिटायर, उसे ही नियुक्त किया जाता है। जैसे कि पहले कौन थे, जनरल बिपिन रावत, अब उनकी तो डेथ हो गई है ना, वो रिटायर भी हो गए थे शायद। तो ऐसे ही जो भी कोई भी विषय बनाना है, जैसे कि अभी हमारे लिए डिफेंस के लिए हमें रशिया से मिसाइल्स मंगानी है, अपनी आर्मी में डालनी है, अपनी आर्मी में हमें कुछ चेंज करना है, नौसेना में कुछ चेंज करना है, तो उस पे लॉ कौन बना सकता है, केवल यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट किस पे बनाएंगे, ये तो 59 सब्जेक्ट है इन पे बस। और फिर आती है हमारी समवर्ती सूची, ये बीच की है, यानी कि इसमें क्या है, यूनियन भी इस पे लॉ बना सकती है और स्टेट भी बना सकता है। इसमें कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन है ना, शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन पे जरूरी नहीं है कि योगी जी ने लॉ बना दिया तो ये नहीं बना सकते, एजुकेशन पे ये भी कोई लॉ बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं। ठीक है। तो समवर्ती सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट है, 52 है, इस पे दोनों लॉ बना सकते हैं। तो बस अब इतनी बात याद रखनी है कि संघ सूची में केवल संघ सरकार बना सकती है लॉ, और राज्य सूची में केवल राज्य बना सकते हो, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। ठीक है। जो विषय इनमें लिखे हुए हैं, जैसे मैंने तुम्हें विषय बताए। अब दिल्ली का क्या केस है, दिल्ली का भी तुमको पता होना चाहिए। दिल्ली में पुलिस किसके हाथ में है, सेंटर के। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उनके हाथ में पुलिस है। इस वजह से वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, है ना। जो दिल्ली है ना बेटा, दिल्ली स्टेट नहीं है,
ये बात आप तुमको बताओ, वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसमें सीएम दे रखा है, उसमें सीएम को ऑफिस दे दिया है ना, एक विधानसभा दे दी, विधानसभा दे दी, बस इतना है। तो वो ये याद रखना कि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली किसका है, अभी भी वो सेंटर के हाथ में है। तो दिल्ली में अभी भी जो पुलिस है वो सेंटर की मानती है। तो ये चीज है, मतलब मानती क्या, वो तो सेंटर की ही है, जो पुलिस से संबंधित चेंज करने होते हैं वो सेंटर ही करता है, इसलिए दिल्ली का केस कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, चलिए अब 8वीं अनुसूची, अब हमारी ये हो गई फेडरल लिस्ट हो गई। अब हम अदर ऑफिशियल लैंग्वेज पर चलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सेंटर का मतलब, जब भी मैं सेंटर बोलूं मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसकी है, जिसकी सरकार है ना। हाँ, तो जिसकी सरकार है उसी की पार्लियामेंट है, तो ऐसा समझो सेंटर उसी को कहते हैं, सेंटर या यूनियन। तो तभी तो अरविंद केजरीवाल की बैंड बजी रहती है। ठीक है, तो परेशान रहते हैं अरविंद केजरीवाल, अभी ईडी के इतने सारे समन आ गए, एक भी मीटिंग में नहीं गए वो, तो ये चीज है। चलो 8वीं में आते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बेटा मूल रूप से हमारी 14 भाषाएं थी बस ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब इसका जो थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, हिंदी को लेकर बड़ा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि सब कह रहे थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दो, लेकिन अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देते तो सिर्फ नदन पट्टी में ही बोली जाती है, उत्तरी पट्टी में ही बोली जाती है हिंदी, और भी तो लैंग्वेजेस है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, और सबसे ज्यादा जो ऑफेंड हो जाएंगे वो साउथ वाले हो जाएंगे, तमिल तेलुगु, कि भाई हमारी लैंग्वेज में क्या बुराई है, हमारी लैंग्वेज भी तो लैंग्वेज है। तो फिर एक सॉल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने निकाला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, कि हम किसी को भी राजभाषा का दर्जा नहीं दे रहे, किसी को भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बना रहे, हम क्या करेंगे, हम क्लासिकल लैंग्वेज डाल रहे हैं, किसमें 8वीं अनुसूची में इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस डाल दी जिनकी लिटरेचर को प्रिजर्व किया जाएगा, यानी जिनकी बुक्स वगैरह है उनको, और सबकी जो है एक वैल्यू रहेगी, है ना। तो पहले 14 थी लेकिन अब वर्तमान में कितनी है, 22। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं जो कि अनुसूचित भाषाएं हैं, तो 22 है, तो इनको याद रखना, 22 है टोटल, है ना। और इसमें ये भी पूछा जाता है कौन कौन से संशोधन से जोड़ी गई है, तो सिंधी 21वां संशोधन 1967, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में 71वां संशोधन, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में 92वां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है नोवा अनुसूची, नवी अनुसूची के बारे में हम आगे भी बहुत बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहां पर, एल पर। एल मतलब लैंड रिफॉर्म, लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, भूमि, तो ये क्या है, भूमि सुधार। तो ये है बेटा भूमि सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित अधिनियम। ठीक है, नोवा शेड्यूल में जो है वो लॉ दिए गए हैं, जो लॉ जो है बनाए जा चुके हैं अधिनियम, और इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि जुडिशरी इन पे सवाल नहीं उठा सकती। तो 9वें अधिनियम में क्या लिखा है, भूमि सुधार लिखा है, जैसे कि जमींदारी को हटाया गया, और बाकी स्टेट के जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित लॉ है वो 9वें शेड्यूल में लिखे हुए हैं। अब इसमें मूलतः तो 13 सब्जेक्ट थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 292 लॉ है, मतलब 292 कानून इसमें, सॉरी 282 कानून जो है इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें डाल दिए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती थी, पहली गवर्नमेंट का सभी गवर्नमेंट सेम है, तो उस समय 1975-70 के दशक में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इन्हें क्या करते थे, जो भी लॉ इन्हें लगता था ड्रैकोनियन सा बना दिया, मतलब कोई भी लॉ ऐसा बना दिया बहुत सख्त सा, उसे 9वें शेड्यूल में डाल दिया, इसमें डाल दिया। जब इसमें डाल देते थे तो जुडिशियरी भी उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। ठीक है, कोई भी लॉ बना दिया, ऐसे बना दिया कि प्रधानमंत्री इमरजेंसी लगा सकता है, ऐसा भी बना दिया, अगर ऐसा बना दिया और वो इसमें डाल दिया तो जुडिशियरी उसमें सवाल नहीं उठा सकती। तो 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और उसके बाद बहुत सारे लॉ पारित किए, ऑर्डिनेंस पारित की, और वो इसमें डालती चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 24 अप्रैल 1975 को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें यानी 9वें शेड्यूल में जितने कानून है उन सब का जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और वो सही नहीं है तो हम उनको नल एंड वॉइड यानी कि रद्द घोषित कर सकते हैं।
ठीक है, ऐसा किया गया था गवर्नमेंट ने, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब चीजें ओपन है, जुडिशरी हर चीज का रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अब 9वीं के बाद 10वां आता है, 10वें पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डी, डी फॉर डिफेक्शन। अब डिफेक्शन का मतलब ऐसे ही समझ लो कि किसी एमएलए और एमपी में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, किसकी वजह से, क्योंकि वो दल बदली करते हैं, है ना, दल बदली करते रहते हैं कि जिस गवर्नमेंट का लगा कि ये गवर्नमेंट पावर में है तो सारे उधर ही चले जाएंगे, ये देखेंगे कि मेजोरिटी नहीं आई, कोलिशन हो गया, आधी सीट इधर आधी सीट इधर, तो जिसकी सीट ज्यादा लग रही है उधर की तरफ चले गए एमएलए। तो ये डिफेक्शन हटाने के लिए 10वीं अनुसूची में सांसदों और विधायकों की निरर्हता यानी कि डिफेक्शन करने के लिए एक कानून आया, जिसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा था, 52वां और 1985 में, यानी 52nd अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया कि अब कोई भी अगर दल बदलेगा तो उसको डिफेक्ट कर, यानी 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा वो, और भी सजा है इसमें, और भी टाइम बढ़ा सकते हैं कि इतने साल के लिए उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाता है, और किसी को तो लाइफ टाइम के लिए भी कर दिया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे कानून है। और 11वीं अनुसूची आपको पता ही है, पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, ये 73वां अमेंडमेंट आया था 1992 में। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं, और इसमें ये 74वां अमेंडमेंट था, और ये भी पंचायती राज के साथ ही आया था 1992 में। दो बिल दोनों साथ पारित हुए थे। ठीक है, तो फिर पहले पंचायत नहीं हुआ करती थी, पहले ग्राम प्रधान के इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन जब 73वां अमेंडमेंट एक्ट आया तब से हमारे यहाँ ग्राम प्रधान एक ऑफिशियल जो वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली, मतलब इसके भी अब इलेक्शन होते हैं। और म्यूनिसिपैलिटी में तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ तो म्यूनिसिपैलिटी है, हमारे यहाँ चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, है ना, और अभी हाल ही में इलेक्ट भी हुए थे जो छम्मी चौधरी है, वो अभी मुरादनगर की वो बनी है। हाँ, तो क्योंकि महिला आरक्षण था, उनके पति का नाम चलता है, लेकिन वर्तमान में है वही चेयरमैन, है ना। हाँ, महिला आरक्षण था। तो आई होप कि इतने शेड्यूल जो है आपके ये क्लियर हो गए होंगे, और शेड्यूल टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से आप हमेशा इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो दिस इज डन, जितना इसमें है इससे आगे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना आपको वो 22 की 22 लैंग्वेज रटनी है, बस जो संशोधन के थ्रू जोड़ी गई है उनको आप याद रखना, बस इतना ही पूछा जाता है कि इतने में संशोधन के द्वारा, यानी कि सिंधी कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, मैथिली कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, मणिपुरी ये डोगरी कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, बस आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज डन, अब इसको कर लेना।